अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो या अगर आप आपको खुद के लिए हेवी डिपॉजिट पे घर देखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी सारे फ्रॉड और काफ़ी सारा तकलीफ हेवी डिपॉजिट पे घर लेने वाले को तकलीफ होता है, और इनफैक्ट अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जेन्युइनली भी किसी को घर दिलाना चाहता है और अगर सामने वाले पर्सन ने उसको अगर चीट करना ही है तो उसको तकलीफ हो सकता है। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको इसके अंदर के पूरे पॉइंट्स आपको पता चलेंगे, और शायद नेक्स्ट टाइम आप जब भी काम करोगे तब आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। मेरा नाम आतिश सावंत है। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम पिछले 10 साल से उल्वे नवी मुंबई में कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारा हेवी डिपॉजिट पे काम करते हुए लोगों को आया हुआ तकलीफ मैंने देखा है। मेरे जो कंसल्टेंट भाई लोग हैं उनको भी देखा हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के बाद में उनको भी तकलीफ हुआ है, वो भी मैंने देखा हुआ है। और साथ ही साथ में मैं उल्वे नोड में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल के काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास में काफ़ी सारे कंप्लेंट भी आ जाते हैं, तो उसके वजह से मैंने ये समझा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ सो दैट आपको इसमें से कुछ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ आपको ऐसा इनपुट मिले कि आप वो तकलीफ से बच सकते हो। तो हम लोग अभी पूरी तरह से इसके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये होगा, कैसे काम होता है ये। तो ये जो डिटेल है हेवी डिपॉजिट के बारे में स्पेसिफिकली काम करने वालों के लिए है। इसमें मैं अलग अलग 8 तरीके के चैप्टर्स आपको मैं बताऊंगा कि कौन से सेगमेंट में कैसा काम होता है, क्या है। सबसे पहला जो चैप्टर है, व्हेन दिस सिस्टम हैज स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ और क्यों लोगों ने हेवी डिपॉजिट पे लेना चालू किया, इनफैक्ट देना चालू किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में हाउ डज दिस वर्क, ये एग्जैक्टली सिस्टम कैसे काम करता है और क्या आज के तारीख में इसका बेनिफिट लोगों को क्या होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर टेनेंट्स, कोई घर ले लेता है उनके लिए बेनिफिट क्या है। इनफैक्ट काफी सारे बेनिफिट्स ओनर को भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जनरली हाउ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मेड एन एग्रीमेंट, जो भी जिनको पता नहीं है वो लोग किस तरह का एग्रीमेंट बना रहे हैं आज के तारीख में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी स्टार्ट है ये हो रही है, पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर आपको इसमें फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ों से बचना है लेकिन आपको प्रॉपर्टी हेवी डिपॉजिट पे देना है इनफैक्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को, या इनफैक्ट अगर किसी को लेना है तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने ये वीडियो में पूरा डिटेल बताया हुआ है। उसके बाद में अगर ये इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर ओनर फिर भी चीट आपसे कर लेता है तो उसके बाद में आपको लीगल एक्शंस क्या आप ले सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये भी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो अभी हम लोग सबसे पहला जो अपना टॉपिक है कि ये सिस्टम कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात आपको मैं बताता हूँ कि आपने शायद ये सुना रहेगा, एक पागड़ी सिस्टम बोल के होता था, जिसमें लमसम में पैसा ओनर को दे दो, वो ओनर आपको घर वैकेट करने के लिए नहीं बोलेगा अनलेस अनटिल आप उसको सामने से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं ये बताते नहीं है, और आप चाहे जितना साल वहां पर रह सकते हो लेकिन वो प्रॉपर्टी आप किसी को बेच नहीं सकते हो। ये सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, जब लोगों को ऐसा था कि प्रॉपर्टी के प्राइस उतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे और लोगों को प्रॉपर्टी बेचना नहीं था, तो लोगों ने पागड़ी सिस्टम चालू किया। अभी पागड़ी सिस्टम ओवर द पीरियड मुंबई जैसे शहर में मैंने स्पेसिफिकली देखा हुआ है, पागड़ी सिस्टम के घर अभी भी है, लोग अभी भी वो पागड़ी सिस्टम के घर में रहते हैं। वहां पे कुछ भी रीडेवलपमेंट का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलेगा वो जो लैंड ओनर है उसको ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये पागड़ी सिस्टम एक ऐसा एक अलग लेवल का सिस्टम चलता था जिसकी वजह से काफी सारे डिस्प्यूट भी आ गए। ये पागड़ी सिस्टम को ही एक नए तरीके से डिजाइन करके जब प्रॉपर्टी के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ने लगे तब जाके ये सिस्टम चालू हुआ है। इसके लिए मैंने सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया है, राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस। जब भी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ना चालू हुआ, लोगों को उतना बड़ा पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है नहीं है, लोग हेवी डिपॉजिट के लिए पैसा दे देते थे और लोग घर रेंट पे या प्रॉपर्टी जो भी है वो रेंट पे ले लेते थे। इनफैक्ट है ना, इसके पीछे और एक मैं आपको बात बताता हूँ। कुछ मेरे साउथ मुंबई के ब्रोकर्स है, उनकी तरफ से मुझे ये फीडबैक आया था कि हम लोग तो हेवी डिपॉजिट वाला प्रॉपर्टी का काम काफी जमाने पहले करते थे, इनफैक्ट अभी भी हम लोग कर रहे वो प्रॉपर्टी कंसल्ट हेवी डिपॉजिट का काम। क्या होता है ना कि कुछ बड़े बिजनेसमैन है जिनको अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देना नहीं है और जिनको रेंट का फॉलोअप लेने के लिए टाइम है नहीं है। एक डिपॉजिट का अमाउंट देके लोग इन जनरल जैसा एवरी मंथ रेंट देते हैं। काफी टाइम पे क्या होता था कि लोग रेंट टाइम पे नहीं पेड कर रहे हैं, उसके बाद में कोई डिफॉल्टर हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, और लेकिन साथ ही साथ में वो ओनर को अपना प्रॉपर्टी बंद करके भी नहीं रखना है।
तो आप ये समझो कि वो वाला प्रॉपर्टी हेवी डिपॉजिट पे चला जाता था कि चलो 3 साल के लिए आप हेवी डिपॉजिट पे ले लो, प्रॉपर्टी का केयरिंग करो, हाँ लास्ट में जो भी रहेगा मेरा प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको दिया था वैसे आपको मेरे को रिटर्न देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम भी काम करता था पहले, इनफैक्ट काम कर रहा है अभी अभी के टाइम पे भी, लेकिन ये एक अच्छे सिस्टम का गलत तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा ये है कि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। पहले क्या होता था कि घर मैक्सिमम लोग खुद को रहने के लिए लेते थे। इनफैक्ट ऐसा होता था कि लोगों का इन्वेस्टमेंट का प्रोस्पेक्ट घरों में प्रॉपर्टी में उतना है नहीं था। आज से अगर आप 30 साल पहले 35 साल पहले आप देखोगे तो लोगों का एक बेसिक नीड के हिसाब से घर को देखा जाता था। आज के तारीख में इन्वेस्टर बढ़ गए। इन्वेस्टर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि प्रॉपर्टीज काफी सारा अभी के टाइम पे अवेलेबल है, और इन्वेस्टर एक बड़े, अगर वो भी बिजनेसमैन रहेगा तो वो भी सोचता है कि चलो मैं इसको हेवी डिपॉजिट पे दे दूंगा, मैं रेंटल के बारे में हर एक महीने में किसी को पूछने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये एक दूसरा प्रोस्पेक्ट था कि ये सिस्टम चालू हुआ। और तीसरा है कि चेंजिंग द टेनेंट प्रेफरेंस। क्या होता है कि काफी सारे लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीद के इतना करोड़ों का फ्लैट लेके मेरे को नहीं रहना है, और वो एक ही फ्लैट लेने के पीछे में मेरे को मेरा जिंदगी उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो लोगों ने क्या किया कि ये सामने से ऑफर देना चालू किया कि 1 BHK का फ्लैट है, या अगर कोई प्रॉपर्टी का रेंट आज के तारीख में 15,000 रुपये मिल रहा है तो लोग लमसम में 12 लाख रुपया 15 लाख रुपया लोग हेवी डिपॉजिट में दे रहे, और अपने हिसाब से एक अच्छे पॉश एरिया में विदाउट EMI का बर्डन वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोस्पेक्ट था लोगों का कि माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है कि चलो मैं एक लमसम में पैसा दे दूंगा ओनर को, ओनर अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज करे कहीं पे भी, लेकिन मुझे जब भी वैकेट करना है वो टाइम पे मेरे को मेरा वो वाला पैसा मेरे को रिटर्न दे। तो ये लास्ट तीसरा पॉइंट था। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे हाउ डज दिस वर्क। इनफैक्ट आज के तारीख में ये कैसे काम करता है, हेवी डिपॉजिट सिस्टम ही क्या है। तो क्या होता है कि अपफ्रंट एक डिपॉजिट का बड़ा अमाउंट आपको पेड करना है, उसके बाद में ओनर रिड्यूस और 0 मंथली रेंट। कहीं पे क्या होता है कि ओनर बोलता है मुझे आधा रेंट आप दे दो लेकिन इतना हेवी डिपॉजिट का अमाउंट दे दो, वहां पे रेंट भी रिड्यूस किया जाता है। इनफैक्ट मंथली रेंट जो है 0 भी हो जाता है काफी जगह पे कि चलो कुछ भी मत रेंट आप पेड करो। तीसरा बात है ना, ये स्पेसिफिक डील जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। लॉन्ग टर्म में लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, 3 साल 5 साल के लिए तो मिनिमम मिलता है। इसके लिए भी लोग हेवी डिपॉजिट के बारे में सोचते हैं कि हम लोग हेवी डिपॉजिट पे लेंगे। अभी थर्ड टॉपिक है कि इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर आप कोई टेनेंट अगर रेंट पे ले लेता है तो इसका बेनिफिट टेनेंट को क्या हो रहा है। सबसे पहला बात है रिड्यूस मंथली एक्सपेंसेस। सामने वाले पर्सन का हर एक महीने का वो जो रिकरिंग, उसको हर एक तारीख को ओनर को पैसा देना है, वो स्ट्रेस निकल जाता है। दूसरा बात होता है लेस फाइनेंशियल स्ट्रेस। अगर कोई घर खरीदता है तो हर एक महीने का वो बड़ा EMI का बर्डन उसके सर पे रहेगा। तो उसके लिए भी लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अभी मेरे को मैं हेवी डिपॉजिट पे ले लेता हूं और टेंशन फ्री मेरा लाइफ जी लेता हूं। तीसरा बात एक होता है कि लोगों को एक सेविंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है। हेवी डिपॉजिट पे घर ले लिया लेकिन लोग अपना मंथली पैसा सेव करने के पीछे लगते हैं। 2 साल 5 साल लोग पैसा सेव करते हैं और वही पैसा डाउन पेमेंट में बड़ा पैसा देके कम से कम लोन वाला प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं। तो लोगों के लिए सेविंग का एक अपॉर्चुनिटी ओपन होता है हेवी डिपॉजिट पे फ्लैट लेने के बाद में। फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी यूटिलाइज एंड प्लानिंग। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसका बेनिफिट होता है टेनेंट को। बार बार उनको घर खाली नहीं करना है, बार बार उनको प्रॉपर्टी स्विच नहीं करना है, या एस्टेट एजेंट को ब्रोकरेज नहीं पेड करना है। काफी सारा मल्टीपल चीज होता है, उसके वजह से भी लोग जो है हेवी डिपॉजिट पे टेनेंट एज अ फ्लैट लेने के बारे में कोशिश करते हैं। तो ये रहे टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बेनिफिट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बात है हायर अपफ्रंट रेवेन्यू। ये हेवी डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है वो स्पेसिफिकली कोई बिजनेसमैन को बड़ा फायदा देके जाता है। जिसको भी अगर बैंक से किसी को लोन नहीं लेना है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, अगर अपफ्रंट बड़ा पैसा यूटिलाइज करना है, बैंक से भी पैसा नहीं उठाना है और प्रॉपर्टी भी मेरे पास में रुकाना है, वो प्रॉपर्टी या मुझे सेव करना है, तो लोग अपफ्रंट एक बड़ा पैसा मिलता है ओनर्स के लिए। सैलरीड पर्सन के लिए या एम्प्लॉय के लिए उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा इनफैक्ट वो चला जाएगा उसके एफडी अकाउंट में, और एफडी का इंटरेस्ट उतना नहीं मिलता है जितना बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा यूटिलाइज करके कमा सकता है। तो हायर अपफ्रंट रेवेन्यू मिलता है ओनर को। दूसरा, रिड्यूस वैकेंसी रिस्क। काफी टाइम पे क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो बार बार वैकेट हो रहा है, तो उसको ओनर को बार बार फिर से एक बार प्रॉपर्टी दिखाओ, फिर से एक बार पेंट करो, फिर से एक बार उसको एस्टेट एजेंट को अगर कुछ देना पड़ेगा तो उस एस्टेट एजेंट को पेड करो।
ये वैकेंसी जो रिस्क है ना, वो उसका ओनर का 3 साल 5 साल के लिए उसके माइंड में चला आता है कि चलो अभी ये 3 साल तो रहेंगे मेरे घर में, तो ये वैकेंसी जो है उसका जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है कि एवरी मंथ रेंट अगर किसी ने पेड नहीं किया, वैकेट नहीं किया, बाद में वो कंट्रोवर्सी, बाद में कुछ लीगल टर्म्स, सब वो हेडेक नहीं पालना है। इसके वजह से भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ठीक है मुझे इतना लमसम में पैसा दे दो, आप ये घर में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वैकेट करने के टाइम पे जो भी आपने वेयर एंड टेयर का जो भी आपका रहेगा उतना हम लोग समझ के ले लेंगे, उतना पैसा डिडक्ट करेंगे और आपको हम लोग चाबी दे देंगे। तो ये भी फैक्टर आज के तारीख में बेनिफिट करता है ओनर के लिए। उसके बाद में प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, बड़ा वाला प्रॉपर्टी है जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, अगर प्रॉपर्टी के रेंट ज्यादा है तो वहां पे मेंटेनेंस जो है वो टेनेंट पेड करता है, और प्रॉपर्टी का रेंट ही कम मिल रहा है तो वहां पे मेंटेनेंस जो है वो ओनर को पेड करना पड़ता है। तो ये ये भी एक बेनिफिट का पॉइंट है। उसके बाद में लास्ट वाला चीज है, क्या होता है हर एक महीने में 12,000 के ऊपर अगर आपके अकाउंट में रेंट डिपॉजिट हो रहा है तो वो आपका टैक्सेबल इनकम में काउंट होता है। वो टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा, ऑलरेडी ओनर का कुछ अर्निंग रहेगा, अर्निंग का अलग सोर्स रहेगा, तो वो टैक्सेशन में वो बड़ा अमाउंट दिखेगा। हाँ, हेवी डिपॉजिट का एक फ्रेंडली लोन बोल के बता सकते हैं, और फ्रेंडली लोन अपने रिटर्न दे दिया, उसके ऊपर ना आपको कुछ टैक्सेस पेड करना है, कुछ भी नहीं पेड करना है। तो ये टैक्स का सेविंग बेनिफिट काफी सारा होता है। तो ये रहा ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेनिफिट है उसके बारे में डिटेल्स। अभी हम लोग इसके बाद में बात करेंगे जो इन जनरल एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। एग्रीमेंट तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में एक डिपॉजिट का अमाउंट लिखते हैं, वो जो भी हेवी डिपॉजिट का अमाउंट है वो मेंशन करते हैं। उसके बाद में जो रेंट है उसको जीरो कर देते हैं, लॉक इन पीरियड वगैरह एक स्पेसिफिक टाइम का रख देते हैं, और एग्रीमेंट बना के जो भी इन जनरल टर्म्स कंडीशंस है वही मेंशन करके आज के तारीख में एग्रीमेंट बनाने का प्रैक्टिस चालू है। तो ये प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस के वजह से ही स्टेट एजेंट को तकलीफ होता है, और इनफैक्ट जो भी जो हेवी डिपॉजिट पे जो प्रॉपर्टी ले रहे उसको भी तकलीफ होता है। इसमें हम लोग अभी बात करेंगे पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क है इसमें। इसमें होता है कि रिस्क क्या होता है, अगर आपने नॉर्मल एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी ओनर कभी भी बेचने के लिए निकाल सकता है। तो अगर बेचने के लिए निकाला प्रॉपर्टी तो आप ये समझो कि आपका पैसा कब मिलेगा, वो प्रॉपर्टी कब वैकेट होगा, ये सब चीजों के बारे में भी एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा बात है फेलियर टू रिटर्न डिपॉजिट। जब डिपॉजिट का पैसा रिटर्न देने का टाइम आ जाएगा, वो टाइम पे वो आपको रिटर्न टाइम पे नहीं मिलता है, या देने के बारे में उसको ओनर को जो है तकलीफ रहता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट ये है कि सिक्योर डिपॉजिट मिसहैंडलिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसा दे दिया है, सब चीज क्लियर किया हुआ है, जब आपका पैसा रिटर्न देने का टाइम आ जाएगा तो ओनर हर एक चीजों के बारे में, मतलब आपके डिपॉजिट को मिसहैंडल कैसे करेगा कि आपने ये ब्रेक किया हुआ है, आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम हुआ है, ये मेरा अच्छा चीज मैंने आपको दिया था, इसका मैं पैसा डिडक्ट करूंगा। तो बड़ा पैसा अगर ओनर के हाथ में रहता है ना, तो ओनर को पता, मतलब ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि चलो अभी मैं अपने हिसाब से पैसा डिडक्ट करने के लिए रेडी हूं। तो ये भी एक तरह का तकलीफ ही है। तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसके बारे में काफी बड़ा, वही एक सबसे मेन टॉपिक है जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको एक अच्छी तरह से समझ के लेंगे। तो ये प्रिकॉशंस, सबसे पहला बात है पे द अमाउंट इन ऑल ओनर्स नेम। 4 लोग अगर घर में ओनरशिप है, 4 लोगों का है, 3 लोगों का है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो शायद उनके पिताजी है या मम्मी है, कोई भी है उसमें, तो इक्वलेंट है ना, उनके अकाउंट में आप डिपॉजिट दे दो। उसका रीजन मैं आपको बोलता हूँ। बेटा हेवी डिपॉजिट पे दे रहा है, पिताजी को पता नहीं है, वाइफ को पता है ही नहीं है। ऐसे भी मैंने सीनियरों देखे हुए कि मैं मंथली घर पे रेंट वो पेड कर रहा है, दे रहा है, एक आध दूसरे महीने में घर पे बोलता है कि वो टेनेंट ने बोला हुआ है नहीं दूंगा मैं दूसरे तीसरे महीने में, लेकिन ये बंदे ने पैसा उठाया हुआ है हेवी डिपॉजिट पे। इसके लिए इक्वलेंट बड़ा अमाउंट है, उनके अकाउंट में बड़ा अमाउंट क्रेडिट होगा तो उनको भी वो क्वेश्चन मार्क आएगा। इनफैक्ट आप लीगली उनसे बात भी कर सकते हो। लास्ट में ये पता चलता है कि हमें पता नहीं कि कैसा क्या हुआ है, लेकिन आप हमको घर खाली करके दे दो। तो ये सब कंट्रोवर्सी वाला चीज आ जाता है सामने। इसके वजह से आपको जितने भी ओनर है उनके अकाउंट में एक इक्विवेलेंट शेयर्स में आपको पैसा पेड करना है। जैसे बैंक प्रॉपर्टी सेल करने के बाद में प्रॉपर्टी में कितने ओनर है उनके इक्विवेलेंट शेयर्स उनके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, और इस ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर लेता है। अब ये चीज को समझो। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, मेक ₹1 रेंट एंड हेवी डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट। इन जनरल का ही रेंट एग्रीमेंट बना लो। अब उसमें क्या करो ना, ₹1 हर एक महीने का रेंट और हेवी डिपॉजिट का अमाउंट ये इक्वलेंट टू डिपॉजिट आप दे दो कि ये मैंने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने दिया हुआ है। इसका बेनिफिट क्या होता है ना,
जो रेंट कंट्रोल जो बोर्ड है, जो भी आपके एरिया में कौन सा जो भी रेंट कंट्रोल बोर्ड है या रजिस्टर्ड ऑफिस है, इनफैक्ट अगर आपका ये केस अगर डिस्प्यूट में चला जाता है तो कोर्ट में भी आप रेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली आपका डिपॉजिट रिटर्न का डिमांड आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप हेवी डिपॉजिट वाला चीज बताते हो तो हेवी डिपॉजिट के जैसा कोई भी सिस्टम आज के तारीख में लीगली काउंट नहीं किया जाता है, ये चीज को आप समझो। तो आप 1 रुपया रेंट आपने प्रॉपर्टी लिया 1 रुपीज रेंट पे और डिपॉजिट के तौर पे आपने बड़ा अमाउंट दिया हुआ है, ये चीज समझ में आएगा। और एक मैं आपको बात बताता हूं, ये जो आप 1 रुपया जो है ना, हर एक महीने में आपको याद से उनको वो 1-1 रुपया पेड करना है, और एल्स आप उनको 12 मंथ का रेंट इन एडवांस 12 रुपीज आप उनके अकाउंट में पेड करो, या 11 मंथ का, जितने भी मंथ का आप एग्रीमेंट बना रहे उतने मंथ का रेंट जो है वो एडवांस में आप पेड करो, सो दैट आप उसको प्रूफ कर पाओगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे लिया था और मैं हर एक महीने का उनको रेंट पेड कर रहा था। ये एक काफी बड़ा सिक्योर्ड वे है आप अगर हेवी डिपॉजिट में काम कर रहे हैं तो। तीसरा बात है लॉक इन पीरियड फॉर सेल। आप ओनर के साथ में एक कमिटमेंट आपका एग्रीमेंट में डलवा दो कि ये प्रॉपर्टी 3 साल तक मैं सेल नहीं करूंगा, और ये अगर मुझे सेल करना रहेगा तो मैं आपका डिपॉजिट जो है वो रिटर्न देके, हेवी डिपॉजिट रिटर्न देने के बाद में ही मैं आपको ये प्रॉपर्टी को सेल करने का कोशिश करूंगा। टेनेंट रह रहा है घर में, सब चीज अभी मतलब ऑन गोइंग है, और सब मतलब ऐसा हो रहा है कि टेनेंट घर में रह रहा है, सब चीज बरोबर चल रहा है, और ओनर ने ऑल ऑफ सडन आके उसने प्रॉपर्टी दिखाना चालू किया या किसी को प्रॉपर्टी उसने बेच दिया। आप ये समझो कि वो टाइम पे आपने जो पैसा दिया हुआ है वो पैसा रिटर्न मिलने के लिए आपको फाइट ही करना पड़ेगा। अगर वो ओनर बैंक करप्ट हुआ है तो, अगर उसने प्रॉपर वे में खुद का फाइनेंशियल हैंडल नहीं किया हुआ है और वो अगर कुछ तकलीफ में है तो वो टाइम पे, तो वो सिनेरियो में आपको लॉक इन पीरियड का ये जो बेनिफिट है वो एक अच्छा काम करके जाएगा आपके लिए। चौथा बात है नॉट अलाउ एनी बायर और बैंकर टू स्क्रीन द फ्लैट। अगर कोई भी घर नया देखने के लिए आता है तो आप लॉक इन पीरियड के अंदर आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे। आप ओनर को बोल सकते हो कि सर हमने आपको ये बताया था कि ये प्रॉपर्टी आप 3 साल तक आप किसी को बेचेंगे नहीं, तो इसके वजह से हम लोग किसी भी बैंकर को से अनलेस अनटिल जब तक वो बैंकर आके प्रॉपर्टी देखेगा नहीं, अगर नया वाला जो पर्सन है जो विथ लोन प्रॉपर्टी खरीदी करना चाह रहा है वो पर्सन ये चीज देखेगा ही देखेगा कि प्रॉपर्टी वैकेट है या नहीं है। बैंक का एक रूल्स है कि लोन डिसबर्स करने से पहले अगर टेनेंट है तो उसको वैकेट करवा के ले लो, उसके बाद में लोन का डिसबर्समेंट होगा, बैंकर विजिट करेगा उसके बाद में लोन का डिसबर्समेंट देगा। तो जो वैकेट कब करेंगे आप, जब आपको हेवी डिपॉजिट का रिटर्न अमाउंट मिलेगा। इसके वजह से ये क्लॉज आप आपके एग्रीमेंट में मेंशन करो। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट स्पेसिफिकली आपके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चीज है ना आप पे डाल के, इनफैक्ट है ना जिसको भी हेवी डिपॉजिट में देना रहता है ना, वो लोग आज के तारीख में 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स मैंने देखा हुआ है वो फाइनेंशियल क्रंच में रहते हैं, कहीं ना कहीं पे तो उनको तकलीफ रहता है। काफी टाइम पे अच्छे फाइनेंशियल क्रंच में भी लोग रहते हैं और काफी टाइम पे बुरे फाइनेंशियल क्रंच में रहते हैं। अच्छा इन टर्म्स ऑफ क्या होता है कि किसी को बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा यूटिलाइज करना है, किसी के पास में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी से मैं इतना पैसा निकाल के बाकी का इतना पैसा जोड़ के मैं दूसरे जगह पे दे सकता हूं। वो टाइम पे भी ये अच्छे वाले लोग भी होते हैं, लेकिन अगेन एक बार ये फाइनेंशियल टर्म्स है, कल जाके अगर उन्होंने अपने को टाइम पे रिटर्न पैसा नहीं दिया तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, जितना आप बचाने का कोशिश कर रहे थे उससे बड़ा पैसा आपका लॉस में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ये चीज समझना है। पांचवा चीज है विदाउट रिटर्न हेवी डिपॉजिट अमाउंट दे कैन नॉट सेल द फ्लैट। मैंने ये चीज आपको बोला हुआ है कि ये चीज आप मेंशन करो कि आपको वो दिए बिना बगैर आप ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो। छठवा ये पॉइंट है इफ ओनर फेल्स टू पे बैंक ईएमआई at the first notice of bank within 30 days owner will return heavy deposit amount or he will be liable for IPC 420। बैंक की तरफ से नोटिस आता है आपको, ओनर अगर ईएमआई पेड नहीं कर रहा है, ये अभी आपसे मैं एक लाइव इंसिडेंट आपसे मैं शेयर करूंगा कि ओनर ने मतलब हेवी डिपॉजिट पे फ्लैट दिया हुआ है, उसके बाद में हेवी डिपॉजिट पे फ्लैट देने के बाद में उसने बैंक का ईएमआई पेड नहीं किया हुआ है, बैंक का नोटिस आ रहा था घर पे, 1 महीना हुआ, 2 महीना, 6 महीना, साल भर से नोटिस आ रहा था। ये टेनेंट ओनर को बोलता था कि सर नोटिस दरवाजे पे चिपका के बैंक वाले जा रहे हैं, सर आप कुछ करो। अभी वो ओनर लाइटली ले रहा था, अरे नहीं मैंने अभी तो थोड़ा पैसा भर दिया है, वो अभी इसके आगे यार कुछ नहीं होता है, वो क्या है, वो बैंक वाले से मैंने बात की है, वो बोलता है उनका फॉर्मेलिटीज करके वो लोग आ रहे हैं और वो सब चीज चिपका रहे। आप ये समझो कि ये सब चीज बढ़ते गया और ऑल ऑफ सडन एक दिन ऐसा हुआ कि बैंक की तरफ से एडवोकेट, बैंक की तरफ से पुलिसमैन, बैंक की तरफ से बैंक के एम्प्लॉइज, ये सब लोग वो दरवाजे के सामने आके खड़े रहे। उनको बोला कि आधे घंटे का टाइम है, जो भी इसेंशियल चीज है घर के अंदर वही आपको लेके बाहर निकलना है।
आपको बाकी कोई भी चीज आपको लेने के लिए अलाउड है नहीं है। जब ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन होगा वो टाइम पे आपको सामने बुलाया जाएगा। अभी हम लोग आधे घंटे के अंदर ये प्रॉपर्टी को सील करने वाले हैं। ये हमारे पास में कोर्ट का ऑर्डर है। आप ये समझो ना, वो फैमिली को आधे घंटे के अंदर जो भी जरूरतमंद चीजें थी वो सब निकाल के उनको घर से बाहर पड़ना पड़ा। कॉमन मैन ये सब चीजों के बारे में फाइट नहीं करता। जब पुलिस वाले लोग आते हैं, कोई एडवोकेट सामने खड़ा है और घर के सामने इतने सारे लोग जमा है, आजू बाजू के लोग देख रहे हैं, आप ये समझो ना एक बैड सिनेरियो रेडी होता है। इसके वजह से ये प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो आप ओनर को बोलो कि आपका फर्स्ट नोटिस आ गया, उसके बाद में विद इन 30 डेज आपको सर हमारा एवी डिपॉजिट का अमाउंट रिटर्न करना है। उसके बाद में आपको जो करना है वो आप आपके प्रॉपर्टी का करो, बाद में हम लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये आपको ओनर को समझाने के लिए आना चाहिए। इनफैक्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप ये पॉइंट ये एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करो तो आपको इन फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं आएगा। मैं आपको बात बताता हूँ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को के लिए स्पेसिफिकली, कि हमारा काम मल्टीपल काम हमारे पास में रहते हैं। ये सब डिस्प्यूट ही सॉल्व करते बैठेंगे तो फ्रेश बिजनेस कब करेंगे। दूसरा बात ये होता है कि ये सब डिस्प्यूट में आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, और फायदा किसको हो रहा है? जो बंदे ने आपके साथ में चीट किया हुआ है, आपके क्लाइंट को चीट किया है, वो बंदा अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा है। तो एज अ कंसल्टेंट प्रोफेशनली अगर अपने को काम करना है तो आप ये समझो कि ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। शायद 1 या 2 काम आपके कम हो जाएंगे, लेकिन आप ये समझो कि आपको पीसफुल नींद रहेगा, आपका मार्केट में नाम अच्छा रहेगा, लोग आपको एक अच्छे नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये स्पेसिफिक मेरा एडवाइस है मेरे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भाई लोगों के लिए, सिस्टरों के लिए, कि आप ये चीज़ों को फॉलो करो। अभी हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कंडीशंस। इनफैक्ट है ना, आप अगर हेवी डिपॉजिट पे दे रहे, नॉट नेसेसरी कि वो पर्सन कभी डिफॉल्ट करके दे जाएगा, कुछ तकलीफ होगा उसका फाइनेंशियली। काफ़ी टाइम पे क्या करता है कि ओनर बड़ा अमाउंट उसके हाथ में है तो बड़ा अमाउंट डिडक्ट करने के बारे में सोचता है। इसके लिए प्रॉपर्टी का जो कंडीशन है उसका एक वीडियो बना लो। वो वीडियो पूरी तरह से एकदम छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर भी वो वीडियो जूम इन जूम आउट, टैब चालू करके देखो, टैब क्लोज करके देखो, ये पूरा 2-5 मिनट में चला जाता है। आपके पास में एक सेलफोन रहता है, उसके अंदर आप वीडियो बना के आप ओनर को शेयर करके रखो। उसके बाद में ओनर वो टाइम पे एक एविडेंस आपके पास में रहेगा कि यस, ये प्रॉपर्टी मैंने जो लिया था वो इसका ये कंडीशन था और उसके बाद में अभी ये कंडीशन आज के तारीख में है। तो आपको भी एक जस्टिफाई करने के लिए तकलीफ नहीं होता है, और एल्स ओनर आपका बहुत बड़ा पैसा, काफी लोगों को आदत होता है ये स्पेसिफिकली ओनर लोगों को, कि टेनेंट का पैसा मैं कैसे कट करूं, यही उनके माइंड में रहता है और कुछ नहीं रहता है। वो जगह वो टाइम पे अगर कल जाके कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो वो प्रॉब्लम के लिए आप रेडी रहोगे, ओनर को आप बड़ा पैसा आपका डिडक्ट करने नहीं दोगे। तो ये रहा 7वां कंडीशन। उसके बाद में मेंटेन डॉक्यूमेंटेशंस इंक्लूडिंग पेमेंट रिसिप्ट। ये एक ऐसा चीज है कि आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है, जिम्मेदारी से लिया हुआ है। इनफैक्ट मैं तो ये चीज ओनर को भी बोलता हूँ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई प्रॉपर्टी अगर ये लीगल डिस्प्यूट में आ जाता है ना तो कोर्ट में पेपर्स को वैल्यू दिया जाता है। वो कोर्ट आपको सबसे पहले बोलेगा कि ठीक है, आपका जितना भी आपने रेंट पेड किया उसका रिसिप्ट जमा करो। आप ये समझो कि वो टाइम पे आपके पास रिसिप्ट नहीं रहेगा ना तो वो एक क्वेश्चन मार्क में आता है, आपका केस उतना ही वीक होते जाएगा कि आपके पास में एविडेंस है ही नहीं है। आप बोलोगे मैंने तो अकाउंट से पेड किया हुआ है, अकाउंट से पेड करने के बावजूद आपके पास में रेंट का रिसिप्ट रहना जरूरी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना एक अच्छा बिल बुक आप बना लो, इनफैक्ट रेंट रिसिप्ट बुक बना लो, और वो रेंट रिसिप्ट बुक आप ओनर को बोलो कि सर ये 3-3 महीने का आपको रिसिप्ट साइन करके रखना, मैं बस यहाँ पे आप साइन करके रखो, आपको जो भी पेमेंट मिलेगा उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देंगे, हम लोग टेनेंट को दे देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये ओनर प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उनको रिसिप्ट इशू किया क्या, और टेनेंट के प्रोस्पेक्ट से भी ये चीज देखा जाता है कि आपने रिसिप्ट लिया क्या। तो ये रिकॉर्ड जो है वो पूरा आपके पास में रहना चाहिए, तभी जाके आप एक अलग तरीके से लीगल लेवल पे आप फाइट कर सकते हो। तो ये सबसे मेन बात, मेरा सबसे मेन टॉपिक यही था 7 नंबर का, कि आपको मैं प्रिकॉशंस के बारे में बताऊं कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कोई अगर आपके साथ में चीट कर लेता है तो उसके बारे में आगे क्या करेंगे, तो ये डिटेल जो है वो आगे वाले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इफ ओनर डिड द वायलेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट, उसने आपको तकलीफ देना था, उसने देना चालू कर दिया या दे दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट द वायलेशन। क्या क्या तकलीफ हो आपको, आपने बोला था कि घर देखने के लिए अलाउड है नहीं है, लेकिन ओनर ने सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट कब किया था, कौन टेनेंट आपके पास में आया था, आप उनका नाम नंबर लिख के रखो।
कि सर आपका नाम बताइए, कौन टेनेंट कौन से दिन में देखने के लिए आया था। हर एक चीज़ों के बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन चालू रखो। इनफैक्ट ओनर को बोलो कि सर आप एक मेरे को रिक्वेस्ट दे दो एक व्हाट्सएप पे कि ऐसा ऐसा है, मैं मेरा घर दिखाने के लिए चालू करना है मेरे को, मैं आपको 8 दिन के अंदर पैसा दे देता हूँ, लेकिन अभी आप दिखाने के लिए चालू कर दो। ये अगर रिक्वेस्ट भी किया है ना उसने, तो वो भी आप आपका, भले वो व्हाट्सएप पर चैट रहने दो, उसको भी आज के तारीख में लीगल एविडेंस के तौर पर देखा जाता है, तो वो भी आप कोर्ट में आप बता सकते हो। तो डॉक्यूमेंट द वायलेशन, क्या क्या तकलीफ हो आपको, कम्युनिकेट विद द ओनर, सीधा है ये सब चीज हो रहा है, 8 दिन के बाद में आपको बोला हुआ है कि मैं आपको पैसा दूंगा, नहीं दे पा रहे, 15 दिन के बाद में भी नहीं दे पा रहे, तो आप उनके साथ में ना एक अलग तरीके से कम्युनिकेशन करना आपको चालू करना पड़ेगा कि सर ये प्रॉपर्टी हम लोग आपको बाद में किसी को दिखाने ही नहीं देंगे। तो ये सब चीजें ना कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करके प्यार से कम्युनिकेट करके एग्जिट होने के बारे में सोचो। उसके अंदर अगर आप ज्यादा डीपली जाओगे तो आपको भी तकलीफ है, वो ओनर को भी तकलीफ है, ओनर ने तो पैसा लिया हुआ है आपका। आप एक चीज को समझो, ये 10 लाख 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, ये लीगल, ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है ना, उसके लिए काफी टाइम लगता है कोर्ट में केस खड़ा रह के, आपका पूरा चीज सुन के, लास्ट में वो बोलेगा कि नहीं अभी तो मैं बैंकरप्ट हूं, मेरे पास में पैसा ही नहीं है, जब भी आएगा तभी मैं दूंगा, अभी आपको जो करना है कर लो साहब, आप मेरे को जो सजा देना है दे दो। वो टाइम पे ना आप ये समझो कि अपना जो भी जुडिशरी सिस्टम है वो थोड़ा पोलाइटली भी ये चीजों के बारे में सोचता है कि बंदा अगर अंदर बैठेगा तो क्या किधर से कमा के देगा, हाँ बाहर घूमेगा तो शायद कमा के भी देगा, तो कुछ एक अलग तरीके के उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रिलीज किया जाता है। आप ये चीज को समझो, लेकिन आपका बड़ा पैसा वो पर्सन के पास में होल्ड रहता है। अगर उसके बाद में भी वो पैसा नहीं दे रहा, फिर से एक बार कोर्ट के पास में जाओ, फिर से एक बार डेट ले लो, एडवोकेट का फीस पेड करो। ये सब तकलीफ सहन करने से अच्छा है कि आप पहले ही प्रिपेयर रहो कि मुझे बाबा तकलीफ होगा तो मुझे इमीडिएट स्टेप कौन सा लेना है। वो बीमारी एकदम जड़ तक चला जाएगा, उसके बाद में आप रिकवरी करने के बारे में सोचोगे नहीं। जिस दिन आपको पहला सिम्टम्स पता चला ना, उसी दिन वो बीमारी के ऊपर आप काम करना चालू करो। ये मेरा आपको एडवाइस है। कीप रिकॉर्ड्स, मैंने आपको बोला हुआ ऑलरेडी कि हर एक चीजों के बारे में रिकॉर्ड्स रखो। सेंड अ लीगल नोटिस, ये सब कुछ होने के बाद में भी वो ओनर मान नहीं रहा है और वो आपके साथ में अगर कुछ बदतमीजी कर रहा है, ये सब चीज कर रहा है, तो सिंपल है एक लीगल नोटिस, आप उनको एक रजिस्टर्ड एडी भेज सकते हो कि ये तकलीफ हो रहा है, ये चीजों के बारे में आपको ये चीज नहीं करना है। अगर आप नहीं सुनोगे तो इसके ऊपर नेक्स्ट एक्शन हम लोग लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो कॉन्टैक्ट लोकल अथॉरिटीज, ये उसमें क्या होता है ना, लोकल अथॉरिटीज मतलब आपका रेंट कंट्रोल बोर्ड वगैरह, इनफैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे आप जाके उनके पास में एप्लीकेशन देके, वो सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को भी बुलाएगा, उसके बाद में वो बुलाएंगे जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनको भी सामने बिठा के, ये जो तकलीफ हो रहा है टेनेंट को, उसके बारे में वो लोग आपको सोल्यूशन देते हैं। कंसल्ट विथ एन अटॉर्नी, ये अटॉर्नी के साथ में जो भी आपको लगता है कि ये अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, तो वो जगह पे कोई लीगल अटॉर्नी है, उनके साथ पास से भी आप एडवाइस ले सकते हो और आप इसमें से सॉल्यूशन मिल सकता है। लास्ट में सेकंड लास्ट ये जो चीज है, 7वां, सीक मीडिएशन। अगर ये सब कुछ करते हुए भी आपको पता चल रहा है कि यार ये पर्सन तो किसी का सुन नहीं रहा है, कहीं पे टाइम पे आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, लीगल फाइट भी आपको करना नहीं है, तो आपको ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला चीज है। कोई भी लोकल इन्फ्लुएंसर जिसको थोड़ा लीगली पॉलिटिकली जिसका होल्ड अच्छा है, जिसका इन्फ्लुएंस अच्छा है, वो गुंडे लोगों के पास में मत जाना और एल्स आप ही फंस जाओगे उसमें। हाँ, अच्छे लोगों के पास में चले जाना, जो लोग उनको समझाएंगे, जो प्यार से एक थोड़ा सा समझाएंगे, मतलब थोड़ा सा बोल्ड तरीके से समझाने वाले लोग हैं, उनके पास में आप ये चीजों के बारे में रिक्वेस्ट लेके जा सकते हो, सामने वाले को बुला के वहां पे बिठा के। तो क्या होता है ना, काफी सारे लोग रहते हैं कि लोकल इन्फ्लुएंसर को डरते भी है कि ठीक है मैं इनको अभी चीट नहीं कर सकता हूँ, ये अभी ये लेवल पे है, क्योंकि उनको वहां पे रहना है, उनको आगे भी बढ़ना है या जो भी रहेगा। तो आप ये समझो कि इस तरह का कुछ एक अगर आपके नजर के सामने अगर ऐसा कुछ मीडिएशन है तो उसको भी आप यूटिलाइज करो, आपको एक अच्छी तरीके से आप उसमें से एग्जिट हो जाओगे। तकलीफ में उसको तकलीफ पहुंचाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग को भी तकलीफ होगा ही होगा। आप ये चीज के बारे में माइंडसेट आपका बना के रखो। लास्ट वाला, फाइल ए कंप्लेंट इन अ कोर्ट। सिंपल है, तो फिर एडवोकेट को फीस पेड करो। आपको पता है अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये किसी का भी सुन नहीं रहा है, 100% कोर्ट में इसके बारे में केस फाइल करो। कोर्ट अगर चाहे तो उसका जो भी फाइनेंशियल टर्म्स है, फाइनेंशियल उसका जो उसका ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर भी कोर्ट ऑब्लिगेशंस लाके कोर्ट उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट उसके पैन कार्ड को सील करेगा। पैन कार्ड मतलब बैंकर उसका बैंक का एंट्री नहीं कर सकता, वो किसी से पैसा ले भी नहीं सकता है, ना ही वो किसी को दे सकता है, ना ही वो जिंदगी में कभी लोन ले सकता है।
आज जैसे वो मोबाइल फोन 20,000 का, 25,000 का, लाख रुपए का मोबाइल फोन आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपको इमीडिएट ईएमआई पे मिलता है। अगर आप उसका ईएमआई पेड नहीं कर रहे हो ना, एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपने पेड नहीं किया तो बैंकर आपको कभी भी कोई चीज के बारे में बोलेगा नहीं। एक तो वो सिबिल के साथ में आपके अटैच करेगा, और दूसरा कोर्ट से वो नोटिस लेके आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अकाउंट भी वो सील करवा सकता है, ये टर्म्स उसमें मेंशन रहते हैं। तो ये एक अच्छा भी एक सिनेरियो है कि आपका पैसा जो है वो कभी ना कभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो मैंने प्रिकॉशन वाला जो चीज़ है वो जो मैंने मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दो, उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू करो। प्रॉपर्टी अगर आप हेवी डिपॉजिट पे लेते हो या अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और किसी को देते हो तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, बाकी एंटरटेनमेंट के भी वीडियोस देखते हो, लेकिन अगर आप अच्छा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, आप खुद प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, तो ये चीज़ों के बारे में ध्यान से ये पूरा वीडियो इंप्लीमेंट कर लीजिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। और इसी तरह के मैं काफ़ी सारे वीडियो अभी बना रहा हूँ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के फ़ायदे के लिए। इनफैक्ट कुछ वीडियोस जो है प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, प्रॉपर्टी बायर्स के लिए, टेनेंट्स के लिए, ये काफ़ी सारे और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव में वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे ये यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आने वाले जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुँच जाएंगे। मैं आतिश सावंत, आपने ये वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।